हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान स्टडी 99 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है कवर करने वाले हैं। कक्षा 6 का पाठ नंबर 2 है विज्ञान का, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। आज इसी टॉपिक पर हम लोग जो है पूरा एकदम अच्छे से इसको जो है पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। आप लोग जो है धैर्य बना करके पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों की बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, पहले कुछ पदार्थ के बारे में हम लोग क्वेश्चन से पहले ही समझ लेते हैं कि पदार्थ क्या है। आप अपने स्कूल तथा घर के आसपास अनेक वस्तुएं देखते होंगे जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग भी करते होंगे, जैसे तख्ता, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे आदि। ये सभी चीज़ें आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो इन सभी चीज़ों से जो है, या पेड़ पौधे हैं, इन सभी चीज़ों से जो है ये पदार्थ का निर्माण होता है। और पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ जो है स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। सीधा सीधा एक चीज़ का मतलब एकदम यही चीज़ जान लीजिए कि पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, बाल्टी, तेल, पानी, हवा आदि। तो आपने देखा कि पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारी यही होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये सब जो है हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे जो है हम पदार्थ का अनुभव कर लेते हैं। अब हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ जो है बच्चों मुख्यतः जो है ये 3 रूपों में पाई जाती है। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इनकी पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, और दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। पदार्थ जो है इन्हीं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिए, वे पदार्थ जिनके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो बेटा जिनके आयतन आयतन आकार ये दोनों निश्चित होते हैं वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मेज, पत्थर, चाकू, जग, मकान, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो ठोस पदार्थ होती हैं। इनमें सामान्यतः एक बात ये समझ में आ गई कि इसमें जो है आयतन यानी भार और आकार यानी जो आकृति होती है वो दोनों जो है एक समान होते हैं, एकदम निश्चित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस के गुण लिखिए। आइए देख लेते हैं, ठोस के गुण लिखिए। तो देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठोस पदार्थ के आकार व आयतन निश्चित होते हैं, पहला गुण हो गया। इसके बाद जो है ठोस पदार्थों के कण अणु बहुत पास पास होते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा हमारा है ठोस पदार्थों के कणों में आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। चौथा हमारा हो गया, ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं। और पांचवा पॉइंट हमारा है, ठोस में संपीड्यता नगण्य होती है, यानी शून्य के बराबर होती है। एक बार फिर से देखेंगे, ठोस पदार्थ के जो आकार व आयतन होते हैं वो दोनों निश्चित होते हैं। इसके बाद जो ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए इनके आकार निश्चित होते हैं। तीसरा हमारा है, ठोस पदार्थों के कणों में आपसी आकर्षण बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है। और ठोस पदार्थ के कण जो है अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं, वो इधर उधर जो है कहीं नहीं जाते हैं। इसके बाद जो है हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखेंगे, द्रव से क्या तात्पर्य है या द्रव किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि द्रव में जो होता है वो आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल एक बात देखिए कि अगर आप एक पात्र में, छोटे पात्र में
आप जल डालते हैं और उसी के उपरांत आप एक बड़ा पात्र लेते हैं, वही जल जो है उसमें जो है आप वापस उड़ेल देते हैं, तो देखेंगे द्रव जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी का रूप ले लेता है। अब तक द्रव जो है छोटे पात्र में था तो उसका रूप ले लिया था, लेकिन अब जब जल को बड़े भगोने में या बड़े पात्र में उड़ेल दिए तो उसका जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति परिवर्तन हो जाता है। आप देख रहे हैं कि जल जो है जिस पात्र में रखा जा रहा है वो उसी की आकृति ले ले रहा है। इसीलिए यहाँ कहा गया कि आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो आप देखें जब पतले पात्र में रखा गया तो उसकी आकृति जो है छोटे बर्तन के समान हो गई, और जब बड़े पात्र में रखा गया तो बड़े बर्तन के समान हो गई। लेकिन अगर आप छोटे पात्र में 1 लीटर रखे हैं पानी, तो अगर आप उसको दूसरे बड़े बर्तन में जब डालेंगे तो क्या वो 2 लीटर थोड़ी ना हो जाएगा। वो तो इसका मतलब आयतन जो है समान रहेगा लेकिन आकृति अलग हो जाएगी। जैसे जल, दूध, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि, ये सभी क्या हैं? द्रव पदार्थ हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि द्रव किसे कहते हैं। अगला हमारा है द्रव पदार्थ के कोई 4 गुण लिखिए। तो चलो देख लेते हैं, इसका उत्तर देखेंगे। द्रव पदार्थ के 4 गुण लिखिए। तो पहला देखेंगे, एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं। द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसके बाद दूसरा हमारा है ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। यहाँ बताया गया कि ठोस की तुलना में जो है द्रव के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है द्रव पदार्थों के कणों में आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। तो यहाँ हम देखेंगे ठोस की तुलना में जो है आकर्षण बल जो होता है इनके कणों के बीच, वो जो है ठोस की तुलना में बहुत कम होता है, जबकि ठोस पदार्थों में जो है आपसी आकर्षण बल जो है बहुत अधिक होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा है द्रव पदार्थों की संपीड़ितता ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। इनकी जो संपीड़ितता है वो ठोस पदार्थों की तुलना में कुछ अधिक होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस क्या है या गैस किसे कहते हैं। तो देखिए गैस क्या है। गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो देखें हम लोग ठोस में क्या पढ़े, ठोस में हम लोगों ने पढ़ा कि जिनका आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। द्रव में हमने पढ़ा जिनका आयतन निश्चित होता है पर आकृति समान नहीं होती है वो द्रव पदार्थ कहलाते हैं। अब गैस में पढ़ रहे हैं गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है, वे गैस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ये इसमें और तमाम वायुमंडल की गैसें होती हैं। तो आप आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैस की विशेषताएं लिखिए। इसको भी एक एक पॉइंट करके देख लेंगे गैस की विशेषताएं में। तो पहला हमारा है गैस को ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। तो भैया गैस का जो है ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। कभी आपने गैस को निकलते हुए वाष्पीकरण होते हुए देखा होगा, कहीं अगर जो है आप धुआं निकलता हुआ देखे होंगे तो आप देखेंगे कि आप ये कहीं कमरे में या कहीं घर के अंदर है तो कुछ धुआं जो है घर के अंदर रह जाता है और कुछ जो है धीरे धीरे निकल करके बाहर हो जाता है। तो इसमें जो है अभी आप आगे आप जो है नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, गैस पदार्थों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस पदार्थों के जो कण होते हैं वो अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर तक होते हैं, इसीलिए जो है इनका जो है आकृति या आकार जो है निश्चित नहीं होता है। गैस पदार्थों के कणों में आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। इसके बाद चौथा हमारा है गैस पदार्थों की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसको आप अपने नोट्स बुक में लिखते जाइए। बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। आप लोग सिर्फ मन लगा करके पढ़ाई करिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप अपना फीडबैक कमेंट्स जो है ज़रूर दीजिए। इसके बाद देखिए पदार्थ को जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इस तरीके का यहाँ सवाल है। तो पदार्थ जो है वो कई भागों में वर्गीकरण इसका किया गया है।
यहाँ एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए या उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर देखिए, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। हमने देखा पारदर्शिता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है पारभासी, और इसके बाद जो है नीचे आपका एक और है, उसको कहते हैं अपारदर्शी। इसके बाद जो है हम इसमें जो है एक-एक करके देखेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। पहले तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पारदर्शी क्या होता है। तो सबसे पहले देखें पारदर्शी क्या होता है। तो आप यहाँ देखेंगे पारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। एकदम स्पष्ट हो गया कि जिन पदार्थों के आर पार हम लोग सही से देख सकते हैं या आर पार एकदम स्पष्ट दिखाई देता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, जल आदि। ये कांच और जल जो है ये पारदर्शी पदार्थ हैं। आप कभी गौर किए होंगे तो कांच के आर पार एकदम आराम से देखा जा सकता है और इसी तरीके से जल के भी आर पार आराम से देखा जा सकता है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये सभी क्या है, ये पारदर्शी पदार्थ है। इसके बाद देखेंगे हम अपना दूसरा देखेंगे पारभासी किसे कहते हैं। तो पारभासी वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। तो यहां निकल करके आया कि जिन पदार्थों के जो है या जिनके द्वारा हम जो है आंशिक रूप से आर पार देख सकते हैं या धुंधला दिखाई देता है, यानी बहुत कम दिखाई, आंशिक रूप से बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश थोड़ा बहुत इधर से उधर जाता है, तो वे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। तो स्पष्ट हो गया साफ साफ एकदम, जिन पदार्थों से जो है हमें जो है थोड़ा बहुत दूसरी तरफ दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है, ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद हमारा आता है तीसरा, नेक्स्ट अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो अपारदर्शी वे होते हैं वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। तो जो पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार प्रकाश नहीं आता जाता है उनको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिन पदार्थों के आर पार हम लोग नहीं दे सकते हैं वो क्या होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ हैं। तो जैसे लकड़ी, कागज आदि। अगर हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रैक्टिकल करके देखें, क्या देखिए, क्या हम लोग लकड़ी के आर पार देख सकते हैं या किसी कागज के आर पार देख सकते हैं। तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो एकदम क्लियर हो गया कि जिन पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता है वे अपारदर्शी होते हैं। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन समझा कि पारदर्शिता के आधार पर जो है पदार्थों को जो है 3 भागों में बांटा गया था। पहला था हमारा पारदर्शी, दूसरा था हमारा पारभासी, तीसरा था हमारा अपारदर्शी। हमने एक एक करके तीनों को जान लिया। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। अब देखो विलेयता के भी आधार पर जो है पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। विलेयता के भी आधार पर जो है पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। तो विलेयता के आधार पर एक है विलेय और दूसरा है अविलेय, यानी 2 भागों में इसका भी वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है तब शक्कर विलेय पदार्थ है। यानी जो द्रव में आसानी से घुल जाए उसको जो है विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे शक्कर को जो है अगर आप पानी में डाल दोगे तो थोड़ी देर पश्चात जो है वो शक्कर जो होता है, चीनी, जिसका सूत्र है H12 सॉरी गलत है, फिर से देखो, C12H22O11, ये इसका सूत्र है। यानी जब इसको जो है पानी में आप डालोगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर पश्चात जो है ये आसानी से जल में घुल जाएगा। इसलिए एकदम स्पष्ट तरीके से ये जान लीजिए कि जो द्रव में डालने पर यानी जल में डालने पर आसानी से घुल जाते हैं वो विलेय पदार्थ कहलाते हैं। और इसके बाद है अविलेय पदार्थ किसे कहते हैं। तो किसी द्रव में पानी में न घुलने वाले पदार्थ वो अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। तो यानी जो जल में जो है अघुलनशील होते हैं यानी नहीं घुलते हैं वे जो है अविलेय पदार्थ या अघुलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा, बालू, रेत, ये सभी चीजें क्या होती हैं, अविलेय पदार्थ है। इसके बाद हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है? तो उत्तर हमारा है, किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई जो होती है वो क्या है? वो है परमाणु। इन्हीं छोटे-छोटे अणु और परमाणु से मिलकर के जो है पदार्थों का निर्माण होता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ परमाणु किसे कहते हैं? प्रश्न हमारा क्या है? परमाणु किसे कहते हैं? तो उत्तर देखेंगे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। यानी वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के अवयवी कणों के नाम लिखिए। परमाणु के अवयवी कणों के नाम लिखिए। तो देखेंगे हमारा परमाणु के जो ये अवयवी कण क्या होते हैं। तो हमारे परमाणु के जो अवयवी कण हैं, उत्तर देख लीजिए, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और तीसरा हमारा क्या है? न्यूट्रॉन। यही जो है परमाणु के अवयवी कण हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अणु किसे कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि परमाणु किसे कहते हैं, अब इसके बाद देखेंगे कि अणु किसे कहते हैं। परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। अक्रिय गैसों को छोड़कर ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। हमने परमाणु में पढ़ा था कि जो है जो स्वतंत्र अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं, जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं लेकिन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन अणु में हम क्या देख रहे हैं कि ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। तो आपने ये देखा, आसानी से फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोनों ही आपको अणु और परमाणु अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप फिर से पीछे करके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय तथा अचुंबकीय। एक मिनट, एक मिनट बस। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हो? देखो, हमने पारदर्शिता के आधार पर देखा, विलेयता के भी आधार पर देख लिया। अब देखिए चुंबकत्व के आधार पर भी जो है पदार्थ का वर्गीकरण हुआ है। यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन सामने दे दिया है कि चुंबकीय पदार्थ और तथा अचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हो। तो आप देखेंगे उत्तर, चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। साफ साफ एकदम समझ में आ गया होगा कि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है यानी खींच लेता है वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और जिन पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो ऐसा एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि तीन चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो कैसे आप बताएंगे? देखिए चुंबकीय पदार्थ क्या क्या है, लोहा Fe, निकिल Ni, कोबाल्ट CO। ये आप तीनों आसानी से याद कर लीजिए और ये आपका हो गया, ये चुंबकीय पदार्थ है। और अचुंबकीय तो आप जानते ही होंगे, इन सबको छोड़ करके बाकी सभी क्या होते हैं? वो अचुंबकीय होते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, रेत हो गया, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, जो भी जिन भी चीज़ों को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा वो अचुंबकीय पदार्थ होंगे। सीधा सीधा स्पष्ट बात तो यही है। तो आपने ये भी जान लिया कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में हुआ है, एक चुंबकीय तथा एक अचुंबकीय। आप आसानी से कहीं भी लिख सकते हैं। पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया है, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हो? तो उत्तर देखेंगे, पदार्थों के उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी जो भी पदार्थ होते हैं सभी के गुणधर्म अलग अलग होते हैं और उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर और उनके गुण के आधार पर ये जो हम लोग अलग अलग करके रखते हैं, अलग अलग समूह में बना करके रख देते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण की क्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारा जो है
दूसरा क्वेश्चन आता है कि पदार्थों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। तो पदार्थों का वर्गीकरण अभी आपने देख लिया, विलेयता के आधार पर हुआ, पारदर्शिता के आधार पर हुआ। इसके बाद हमारा जो है और भी तरीके से चुंबकत्व के आधार पर हो गया। तो यहाँ आप देखिए फिर इसी तरीके से क्वेश्चन बना दिया कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया जा सकता है। तो सेम देखो उत्तर हम देखेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण उनके आकार, बनावट, विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जाता है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे अपना दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कारण है कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो आपने जब द्रव के गुण लिखे थे तो उसमें यह चीज आगे पढ़ चुके हो, लेकिन फिर यहाँ फिर से देखो क्या कारण है कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो इसका यही एक कारण है, पढ़िए, द्रव के अणु दूर दूर स्थित होते हैं तथा इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। इसके कारण से द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो आप लोग जो है आसानी से ये चीज समझ गए होंगे कि क्या कारण है द्रव की पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया कि द्रव के अणु जो होते हैं वो बहुत दूर दूर तक स्थित होते हैं। इनके कारण अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है। इस कारण से द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। लेकिन एक चीज और सीख चुके हैं, इनका आयतन समान रहता है। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक प्रयोग बताइए जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो हमें एक प्रयोग बताना है जिससे ये स्पष्ट हो कि पदार्थ स्थान घेरता है। वैसे तो सामान्यतः हम जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को जहां रख देते हैं वो चाहे जिस रूप में हो, पदार्थ चाहे गैस के रूप में हो, चाहे ठोस के रूप में हो, चाहे द्रव के रूप में हो, वो जहां रखा जाता है उसका स्थान घेर लेता है। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है वही क्या होता है, वही पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ सिर्फ आपसे एक प्रयोग पूछा गया है कि एक प्रयोग बताइए जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो उत्तर देखें, एक गुब्बारा लेकर उसमें फूंक मारकर हवा भरते हैं। हवा के भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है, अर्थात स्थान घेरने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। वेरी सिंपल कि एक गुब्बारा लीजिए, आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक गुब्बारा लेकर उसमें हवा भरिए और जब उसमें हवा भरने पर तो आप जब देखते हैं गुब्बारा फूलने लगता है तो उसमें जो है वो स्थान घेरने लगता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ होता है वो स्थान घेरता है। ये आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। देखो, कह रहा है कि किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप देखेंगे यहाँ किसी पदार्थ को ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे पदार्थ की ठोस अवस्था को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में तथा द्रव अवस्था को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है, बर्फ को आप गर्म करेंगे तो वो जल का रूप धारण कर लेगा, लेकिन जब यही द्रव को ठंडा करेंगे तो ये ठोस का रूप धारण कर लेगा। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखें जिसमें पदार्थ का आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होते हैं। देखो, एक ही तरीके के क्वेश्चन कितने कितने तरीके से अलग अलग करके पूछा गया है। यह भी कितना आसान क्वेश्चन है, हमने इसको पहले ही पढ़ लिया। जहाँ ठोस के गुणधर्म लिखा था वहाँ आपने देखा होगा कि पदार्थ की, ठोस पदार्थ की जो आकृति होती है और जो उसका आयतन होता है वो दोनों निश्चित होता है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या है, ठोस। जिसका आयतन निश्चित हो और आकृति दोनों निश्चित हो तो वो कौन सा पदार्थ है, वो ठोस पदार्थ है। आशा करते हैं ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हमने जो है एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा दिया। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक भी कर दीजिए। साथ साथ जो है अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए, ताकि इसी तरीके का और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का वीडियो आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप लोग विज्ञान की कक्षा 6 की, 5 की, 8 की सभी का क्यूज सहित जो है हल जो है आसानी से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया।